सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मबनी एक बड़ी अहम तकरीब आपसे कुछ देर पहले मुनक्किद हुई है कराची के IBA में, जहां वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने भी शिरकत की है। बड़ी अहम बातें उन्होंने इस वक्त जो तवानाई का बहरान है उससे निकलने के लिए की हैं, कुछ तजावीज़ भी वहाँ पर उनको पेश की गई। सवाल जवाब का सेशन भी हुआ और इस्लाहात से मुतालिक जो गुफ्तगू उन्होंने की कि तवानाई के शोबे में अब फौरी तौर पर बेहतरी लाने की कोशिश इस वक्त हुकूमत कर रही है कि किस तरह IPPs के साथ बात करनी है, किस तरह मुआहिदों पर नज़रसानी करना है, किस तरह से बिजली की जो कॉस्ट कटिंग है उस पर काम करना है। माजी में तवानाई के शोबे में पॉलिसीज़ का अदम तसलसल रहा है। अब उनकी जानिब से कहा गया कि कोशिश है कि इस अदम तसलसल को ख़त्म किया जाए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि चाहे हुकूमतें बदलती रहें लेकिन वो पॉलिसी तसलसल के साथ जारी रहे। हुकूमत अब पावर सेक्टर में संजीदगी के साथ इक़दामात कर रही है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद जो कि उस तकरीब में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या उस तकरीब की तफसीलात हैं। पहले कफील की तरफ चलते हैं। कफील, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं IBA के अंदर और इस वक्त एक अहम अगर हम बात कर लें, डिस्कशन जो पाकिस्तान का मौजूद बहस है वो है IPPs है। और इस वक्त IBA के अंदर इस वक्त वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी जो हैं वो मौजूद हैं। और इस डिस्कशन का बुनियादी मकसद जो इस्लाहाती अमल है पावर सेक्टर के अंदर, तवानाई के शोबे के अंदर, उसमें उन चीज़ों को देखने के जो इस वक्त आवाम के लिए जो मुश्किलात का बायस कैपेसिटी चार्जेस हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या मनसूबाबंदी कर रही है, वो डिस्कशन जो है वो जारी है इस वक्त। और इसमें जो है वो अगर बात कर लें तो पैनल डिस्कशन भी है और इसके अलावा वो जो है वो दीगर जिस वक्त तमाम सूरत हाल है, गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, IPPs के हवाले से, वो तमाम चीज़ों को जो है वो ज़ेर गौर लाया जाएगा और इस वक्त जो है वो डिस्कस किया जाएगा और इन द एंड जो है वो मीडिया से बातचीत भी जो है वो की जाएगी। तो इस वक्त जो है वो तकरीब का आगाज़ हो चुका है और प्रोग्राम जो है वो जारी। बहुत शुक्रिया कफील। हम मजीद भी आगे चलकर इस प्रोग्राम की तफसील जानते रहेंगे, क्या वहाँ पर फैसले हुए, क्या तजावीज़ इस वक्त वज़ीर तवानाई को पेश की गई। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस तरह के इवेंट्स होना चलें, एक अच्छी बात है कि वज़ीर तवानाई आ रहे हैं, थिंक टैंक्स के साथ मिल रहे हैं, उनसे तजावीज़ भी ले रहे हैं। IPPs को अब कैसे आगे लेकर चलना है और किस तरह से मुआहिदों को रीनिगोशिएट करके रिलीफ आवाम तक पहुँचाना है। अब इस सिलसिले में बातें तो काफ़ी सारी हो चुकी हैं। अमली इक़दाम आपकी नज़र में फ़ौरी तौर पर क्या क्या लिए जा सकते हैं, चूँकि अब ये टास्क फोर्स भी हुकूमत की कोई 1.5 महीने से काम कर रही है। आरिफ साहब को आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। अपनी गुफ्तगू आप शुरू कीजिए। बातें बहुत हो चुकी हैं और बातें ही हो रही हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि आज भी बातें ही हुई हैं। मैंने उवैस लगारी साहब को और एहसन इकबाल साहब को थोड़ा जो भी उनका एयर किया गया है वो मैंने सुना है। बेसिकली ये बातें ही हैं, अभी तक प्लानिंग फेज में चल रहे हैं। हालांकि प्लान तो मतलब 2 साल पहले जब से हुकूमत आई है उस वक्त से कर लेना चाहिए। क्रैशेस तो बहुत पहले से शुरू हुए हैं। अभी जो प्लानिंग वाली बात है वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि एकेडमिक जो है वो बातें हैं कि जी हमने बोर्ड को बेहतर कर लिया है, कंपनीज के बोर्ड्स को बेहतर कर लिया है। ठीक है, कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली बात थी, क्योंकि इट इज़ ओनली इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से हमारी पूरी इकानमी बैठ गई है। और इकानमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर, इवन जो कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, सारे के सारे वो बहुत ही मुश्किल हालात में चले गए हैं। और ये इसको गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी समझ ही नहीं रही। मतलब अभी एक जैसे बिजनेस एज यूजुअल, जैसे कि जी हम प्लान कर रहे हैं, मतलब ये तो इनके पास बहुत से ऐसे ऑप्शन थे। हमने बहुत से प्रोनाउंस में कहा भी है, अभी तक कोई गवर्नमेंट ने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया कि वो सिंसियर हैं कि ये कंज्यूमर को कोई रिलीफ देने का। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कंज्यूमर से मैक्सिमम जो है उनकी जेब से निकालने के लिए तो ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं। दे नो हाउ टू जस्ट किस तरीके से पैसों को एक्सट्रैक्ट किया जाए लोगों की जेबों से। लेकिन ये चीज़ पे बिल्कुल मैंने कोई ऐसा अफेक्टिव कोई इम्प्लीमेंटेशन या अफेक्टिव कोई प्लान नहीं देखा जो इम्प्लीमेंट किया हो जिसके बेसिस पे कोई खातर खा कोई एक इम्पैक्ट नज़र आया हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो साहब, अगर इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाना है, प्लानिंग खत्म करके जब प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, तो उसका स्टेप 1 क्या होगा, उसका स्टेप 2 क्या होगा? कॉस्ट अगर कम करनी है इस वक्त बिजली की, तो जो अपना इंडिजिनस इस वक्त रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल को फौरी तौर पर अडॉप्ट करना पड़ेगा या कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन ऑप्शंस आपके जहन में मौजूद हैं?
देखिए, मैं सॉल्यूशंस बहुत हैं, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको नियत करनी पड़ेगी कि वाकई आप करना चाहते हैं कोई चीज़, वाकई आप कंज्यूमर को कोई आप बेनिफिट देना चाहते हैं, कंज्यूमर की मिजरीज को एड्रेस करना चाहते हैं। सबसे पहले ये है, अगर ये गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि हाँ दे आर सिंसियर टू, अच्छा, दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे एज कंज्यूमर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एफर्ट है कि जो भी आपको IMF कहती है वो बगैर सोचे समझे अपने कंज्यूमर के ऊपर बिजली के बिल डाल दे और बिल बढ़ा दें और टैरिफ बढ़ा दें। अब ये वाली जो एटीट्यूड है, इससे सिर्फ अंग्रेजियां बोलने से या सिर्फ प्लान का बताने के प्लान हो रहा है, ये इससे मसला हल नहीं हो रहा। लोगों के हालात इंतहाई ख़राब हैं। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब बहुत खूबसूरत अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत कहा कि जी हमें एजुकेशन सेक्टर पे जोर देना चाहिए, हमें ये देना, बट प्रैक्टिकली हुकूमत ये कर रही है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है, बच्चियां और बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो स्कूल जा ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ नॉन अफोर्डेबिलिटी। अब उन चीज़ या उस फैक्टर पे कोई बंदा बात भी नहीं कर रहा। ये सिर्फ अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट बात कर रही है तो वो उस सेगमेंट पे बात कर रही है, उनको वो जो है मुफ्त में मोबाइल फ़ोन सारी टैबलेट दिए जा रहे हैं या आपके लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जस्ट इस नुक्ता नज़र से कि वो कल उनको वोट डाल सके। अगर आपकी पूरी अवाम या मुल्क के साथ ये सिंसियरिटी है कि आपने हर एक्शन वो लेना है जिसमें आपको पॉलिटिकल माइलेज आप गेन कर सकें रादर देन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, अगर आप यही है तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ कि इसमें कोई काम भी नहीं हो रहा लोगों की फलाह बहबूद के लिए। तो इसका मतलब आरिफ साहब कि ये अगला जो 5-6 महीनों का एक अरसा है उसमें भी सूरत हाल कमोबेश यही रहेगी। जो वज़ीर आज़म ने एक मुल्की सतह पर ऐलान किया था 200 यूनिट तक रिलीफ वाला, तो वो भी अब अगले 5 रोज़ के बाद ख़त्म होने जा रहा है। 30 सितंबर को, 1 अक्टूबर से वो टैरिफ भी बहाल हो जाएगा अपने पिछले रेट्स पर। तो इसका मतलब जो ये रिलीफ वाला सिलसिला है, ये तो अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते चूँकि अमली तौर पर सिलसिला आगे बढ़ा ही नहीं है। मुझे बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है अनलेस समबडी बेसिकली कम एंड कन्विंस मी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक और अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो 7 रुपये 12 पैसे पर यूनिट और ऐड करने जा रही है, इंक्रीज करने जा रही है। ये एक स्टिकर चल रहा था, आज ही मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे था ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की एफर्ट यही है कि जो भी IMF कहता है कि जी वो वही डाल दो कंज्यूमर्स की जो है ना टैरिफ। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थोड़े से इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं जी बेहतर हो रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन कोई बेहतर हो रही है, वो तो बेहतर होने हैं। अगर एक जिस जेब से पैसे निकाल के जिस जेब में डालेंगे, एक जेब से निकाल रहे हैं दूसरी में डालेंगे, जिस जेब में डालेंगे उस जेब के अंदर तो कंडीशन बेहतर होगी। लेकिन असल जो बैरोमीटर होता है वो लोगों की फलाह बहबूद का होता है कि लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आपका क्राइम का रेट कम होना चाहिए, आपका लोगों का सेटिस्फैक्शन का एक बैरोमीटर जो है वो किस लेवल पे है, आप उधर तो ध्यान दें। अब अगर लोगों को आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोगों को ज़बरदस्ती जो भी मर्जी है टैरिफ डाल देना है और लोगों ने देना ही देना है, या आपने बिजली काट देनी है, अब भी कंजम्पशन आपकी बहुत कम होगी हाईएस्ट टैरिफ की वजह से। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ रिसेंटली आज ही की खबर थी कि के इलेक्ट्रिक ने कोई सोलर बेस्ड कोई बिड्स मंगाई हैं जिसमें लोएस्ट बिड जो है उसको कोई 220 मेगावाट के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसकी लोएस्ट बिड 8 रुपये 91 पैसे पर यूनिट बिड कोट की गई है या रेट कोट किया गया है। अगर इतना सस्ता है सोलर बेस्ड, अगर इतना सस्ता है तो इमीडिएटली वो जो IPPs हैं जिनकी आपकी नेशनल एवरेज टैरिफ से ज़्यादा टैरिफ है, कैपेसिटी चार्जेस मिला के, उसको फौरी तौर पे बंद क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, सोलर के लगाने के लिए कोई देर नहीं लगती सोलर के लिए। ये 2-3 महीने जो प्लानिंग की बात करें कि 3 महीने में प्लान करने में लगेंगे, ये आज अगर डिसाइड करें, सोलर के सारे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपके पैनल्स दुनिया जान के इंपोर्ट किए हुए हैं, और वो जो पैनल ऑलरेडी जिन पे फॉरेन एक्सचेंज लग चुकी है वो उठवा के लगवाएं। और बिल्कुल सही, यानी सोल्यूशन बहुत सारे हैं, बस हुकूमत को अब संजीदगी के साथ सोचकर और अमल दरामद भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ। इस वक्त हमें पावर सेक्टर के बहरान में सोल्यूशन बहुत सारे नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारा टैक्स कलेक्शन का, इस वक्त जो टैक्स नेट का खासतौर पर एक सर्कल है उसको बड़ा करने के लिए और ऐसे लोगों को जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं है उनको लाने के लिए अब FBR के पास क्या सोल्यूशंस हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ बख्तियार मोहम्मद खान साहब FBR के स्पोक्स पर्सन है, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 6 दिन बाद
दिन बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट तो खत्म हो रही है। पहले तो ये बता दीजिएगा कि हर बार ये एक्सटेंड हो जाती थी, कभी 15 रोज, कभी 1 महीना, कभी 1.5-2 महीने भी एक्सटेंड हुई है। इस बार ये एक्सटेंशन के चांसेस हैं या 30 सितंबर ही फाइनल डेट है, उससे पहले पहले सबने अपने रिटर्न फाइल करने हर हाल में? इस दफा थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। इस दफा तो हम पहले से अनाउंस कर चुके हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। सही। और इसके बाद फिर जो नहीं कर सका 30 सितंबर रात 12 बजे तक, उसके खिलाफ फिर 1 अक्टूबर से क्या कार्रवाई शुरू होगी? वो जो नॉन फाइलर्स के लिए जो रिटर्न नॉन जिनको फाइल करनी थी और फाइल नहीं करते, उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वही हम एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये नॉन फाइलर्स के लिए जो कुछ कैटेगरी आप लोगों ने खत्म की है, उनके लिए जो रियल एस्टेट का लेन देन है उसमें भी कुछ नंबर्स को चेंज किया गया है, जो उनका पॉलिसी डिसीजन हुआ है, एक पॉलिसी डिसीजन हुआ, अभी 1 अक्टूबर खत्म नहीं हुई। अच्छा। और पॉलिसी डिसीजन ये हुआ है कि जी अब इस वक्त ये हो रहा है कि जो फाइलर होता है वो उसका जो विदहोल्डिंग टैक्स है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पे, गाड़ी ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, घर ले रहा है, फॉरेन ट्रेवल कर रहा है, तो उसका जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो एक रेट है, नॉन फाइलर का रेट ज्यादा है। तो वो नॉन फाइलर इसका ये फायदा उठा रहा था कि ज्यादा रेट पे टैक्स पे करके वो भी अपने काम करा लेता था। लेकिन अब पॉलिसी डिसीजन हो चुका, हम पहले अपने जो अवाम और टैक्स पेयर्स को एजुकेट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह नॉन फाइलर ये काम नहीं करा सकेंगे। कोई नॉन फाइलर इम्प्लीमेंटेशन के बाद ना अपनी नाम पे गाड़ी करा सकेगा, ना ट्रांसफर करा सकेगा प्रॉपर्टी की, ना वो फॉरेन ट्रेवल कर सकेगा। ये सारी चीजें हम करने लगे हैं। बख्तियार साहब, पॉलिसी डिसीजन का मतलब क्या है कि चेयरमैन एफबीआर ने मंजूरी दे दी है या वजीर आजम से भी मंजूरी ली जा चुकी है, उसके बाद फिर ये पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही पॉलिसी डिसीजन होता है? ठीक है। अच्छा, वजीर आजम ने इसका मतलब इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है? गवर्नमेंट का मतलब आप गवर्नमेंट की जो अप्रूवल का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब जो जिन्होंने पिछले साल ये टैक्स रिटर्न फाइल किए होंगे तो वो तो 28 फरवरी तक टैक्स फाइलर हैं, तो ये कार्रवाई 1 मार्च से शुरू होगी जब वो नॉन फाइलर हो जाएंगे, या फिर ये 1 अक्टूबर से ही, चूंकि उन्होंने करंट जो अपडेटेड जो इस वक्त टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं किए? ये भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए। इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन डेट का अभी हमने फैसला नहीं किया, बिकॉज पहले जैसे मैंने कहा ना कि अब हमने अपने टैक्स पेयर्स को एजुकेट करना है, उनको बताना है कि ये कुछ होगा, तो उसके बाद भी जो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे फिर उनके खिलाफ शुरू करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, लेकिन बख्तियार साहब, जब भी कोई पॉलिसी फाइनल होती है उसकी मंजूरी अब हाईएस्ट लेवल से गवर्नमेंट से ले ली जाए तो उसमें तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती हैं कि ये पॉलिसी इस डेट से इंप्लीमेंट है, इस डेट तक सबको ये करने का चांस मिलेगा और फिर फला तारीख से या फला महीने से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो अभी तक तारीख ही डिसाइड नहीं हुई और पॉलिसी इसकी मंजूरी हो चुकी है गवर्नमेंट से? नहीं, जरूरी नहीं कि हर चीज में डेट आ जाए, उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं और वो प्रोसेसेस के साथ भी अप्रूवल होती है, प्रोसेसेस के साथ अप्रूवल हुई हमारी। अच्छा, तो अब ये डेट कब तक डिसाइड हो जाएगी? अगले 3-4 रोज में इस पर कोई तारीख तय कर ली जाएगी? नहीं, इसमें भी टाइम लगेगा, जब हो जाएगी डेट फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है। अच्छा, यानी इसका मतलब 1 अक्टूबर से तो ये सब नहीं होने जा रहा, ये फिर वो 1 मार्च से जो हमारा अपना अंदाजा है ये उस वक्त से ही फिर ये अप्लाई होगा इस पर? नहीं, 1 अक्टूबर से नहीं है। अच्छा, और ये इसमें क्या क्या इस पॉलिसी में शामिल है? नॉन फाइलर्स को क्या क्या नुकसान होने जा रहे हैं वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो? मैंने अभी भी अर्ज किया कि जी जो वो जितने ट्रांजेक्शन करता था नॉन फाइलर, तो वो थोड़ा सा टैक्स ज्यादा दे के अपना काम करा लेता था, अब वो उस ज्यादा टैक्स के साथ भी अपना काम नहीं करा सकेगा, ना घर ले सकेगा, ना गाड़ी ले सकेगा, ना फॉरेन ट्रेवल कर सकेगा, ना बैंक अकाउंट खोल सकेगा, तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा उसके लिए। और इसमें सिम्स की ब्लॉकेज भी शामिल है, चूंकि टेलीकॉम सेक्टर की जानिब से वो तो ऑलरेडी हमारी जारी है, जो नॉन फाइलर्स हैं उनके हम सिम ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। और जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी क्या मुंजमद किया जा सकता है? उसमें भी कोई ऐसी तजवीज शामिल है? जो नॉन फाइलर होंगे वो अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। अच्छा, और ये जो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए आपको जो इकदाम हैं, ज़ाहिर है उसी का हिस्सा है, लेकिन वो एक आप लोग ताजिर दोस्त स्कीम लाए, उसमें अभी हम देख रहे हैं कि उसका कोई ऑल्टरनेट सोचा जा रहा है, वो कामयाब नहीं हो सकी। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि नॉन फाइलर्स को अट्रैक्ट कर सकें आप लोग टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए या टैक्स फाइल करने के लिए? देखिए, जब आप एक सिस्टम शुरू करेंगे जिसमें नॉन फाइलर अब कोई काम ही नहीं करा सकेगा, तो उसके पास ऑप्शन दूसरा होगा नहीं ना कि फाइलर बन जाए। तो ये इसीलिए हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, क्योंकि ये जो कल्चर है ना कि जी नॉन फाइलर और फाइलर दोनों इंजॉय करें, तो ये हो नहीं सकता, हमें इनको आपस में अलग करना पड़ेगा। और ये जो फाइलर बनने का जो अमल है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, पेचीदा, जिसके लिए आपको किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी को उस शोबे के एक्सपर्ट की खिदमात लेनी पड़ती हैं। इसको अगर इतना सिंपल कर दें कि किसी एक ऐप पर जाकर लोग खुद अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकें, खुद सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट कर सकें, तो शायद बहुत सारे लोग इस जानिब आ जाएंगे। हम पहले बात से हमने रिटर्न को काफी सादा कर दिया और अब हम ये करने लगे
इंशाल्लाह इस साल से अभी हमारे सैलरी क्लास को प्री फिल्ड रिटर्न दे रहे हैं, और अभी इंशाल्लाह बिजनेस के लिए भी इंडिविजुअल्स के लिए जा रहे हैं, वो उनको अपनी प्री फिल्ड रिटर्न में जब वो सिस्टम खोलेंगे तो सामने उनको सारे ट्रांजेक्शन नजर आ रहे हैं, वो उसको सिर्फ देखना होगा, मामूली चेंज करके वो जमा कराएगा। तो हम इसको इतना आसान करेंगे इंशाल्लाह अभी अगले साल से कि हर कोई अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये प्रोसेस, ये जो जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? चूंकि अभी तक इस साल तक तो हमने ये देखा कि हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, कोई सैलरी स्लिप्स मांग रहे, डॉक्यूमेंट्स इतने सारे होते हैं कि वो जमा करने में कोई हफ्ता 2 हफ्ता लग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए तो डॉक्यूमेंट्स को कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड में ऑलरेडी होती हैं। उसको इस वक्त भी अगर कोई थोड़ी तकलीफ कर ले और अपना IRS अकाउंट खुद खोले पासवर्ड के साथ और लॉगिन के साथ, तो खुद रिटर्न फाइल कर सकते, कोई इतना मसला नहीं है। तो सर ये तरीका जरा अभी आप मौजूद हैं, सिंपल करके बताएं ताकि हमारे नाज़रीन भी इससे फायदा उठा सकें, चूंकि कोई बैंक स्टेटमेंट ले रहा होता है, कोई अपनी कंपनी से स्लिप्स मांग रहा होता है। इसके जो ट्यूटोरियल वीडियो जो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और वो कोई भी जाके वो अगर कोई किसी का इंटरेस्ट हो तो देख सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, हम उनको वीडियो जो ट्यूटोरियल वीडियो वो हम दे सकते हैं, वो वहीं से सीख सकता है, कोई इशू नहीं है। और सैलरीड क्लास या जो बिजनेसमैन हैं, ये दोनों के लिए इतना ही आसान है या कोई फर्क है दोनों के लिए? सैलरी क्लास के लिए तो बहुत आसान है, बिजनेसमैन के लिए भी अगले साल से इतना ही आसान हो जाएगा। इस वक्त वैसे उसका भी आसानी ही है, लेकिन अगले साल से उसके लिए भी उतना ही इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जरा उनके लिए भी अगर आप बता दें कि वो उस सेक्टर में क्या होने जा रहा है उस सिलसिले में। उनके थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना, जो कंपनीज होती हैं, तो वो हम उसको इतना सादा कर नहीं सकते। वो है तो वो भी आपको पता है ऑनलाइन सारे कुछ हो जाता है, लेकिन उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है इंडिविजुअल और सैलरी क्लास से, तो वो थोड़ा सा उनके उनके प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो मुख्तार साहब, ये काफी सारे इकदाम आपने लोगों ने रिफॉर्म्स की सूरत में उठाए। 30 सितंबर तक पिछले साल के मुकाबले में कितने ज्यादा रिटर्न्स आप लोगों का एक अंदाजा है कि इस साल फाइल हो जाएंगे? यानी पिछले साल कितने लोग फाइलर्स थे, अब कितने होने जा रहे हैं? अगर मैं आज की तारीख को लेता हूं तो पिछले साल से डबल रिटर्न आ चुकी हैं। अच्छा, और अभी 5-6 रोज बाकी हैं, अभी तो ये ट्रैफिक बढ़ना है, आखिरी 2-4 रोज में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल, अभी तक डबल हो चुके हैं पिछले साल के मुकाबले में आज की तारीख में। और ये सब एक्चुअल रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, चूंकि कुछ फेक रिटर्न्स या कुछ जीरो रिटर्न्स टाइप की भी कोई चीज सामने आती है कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाती है लेकिन उसमें रिटर्न्स का फिगर नहीं होता, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये एक्चुअल जो लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उनकी तादाद आप बता रहे हैं? फेक रिटर्न तो कोई चीज नहीं होती। हाँ, नील रिटर्न हो सकती है और नील रिटर्न इसमें आएंगे सारे। किसी के अगर इनकम नहीं है और वो रिटर्न फाइल करे तो हम ये जरूरी तो नहीं कि वो हर बंदा इनकम डिक्लेयर करे या हर बंदा टैक्स डिक्लेयर करे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नील रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, लॉ में रिक्वायरमेंट है, तो वो भी इसमें शामिल है, लेकिन वो मिक्स है सारे। लेकिन फेक रिटर्न कोई चीज नहीं होती हमारे यहाँ। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। बख्तियार साहब FBR के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत कुछ रिफॉर्म्स की सूरत में FBR करने जा रही है, लेकिन अब देखना है कि जितना सिंपल तरीके से बख्तियार साहब ने तमाम बातें की, इतनी सिंपल ऑन ग्राउंड भी मौजूद है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF का बोर्ड इजलास आज होने जा रहा है और उसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि $7 अरब का पाकिस्तान का वो प्रोग्राम जो कि अगले 3 साल के लिए है, इम्कानात हैं कि उस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी जाएगी। तो अब ये $7 अरब जब पाकिस्तान की इकॉनमी में इंजेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो इस वक्त सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमें खासे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, मजीद कितनी स्टेबिलिटी की तरफ हमें लेकर जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो इस वक्त हमने कुछ रोल ओवर्स हासिल किए हैं, कुछ मालिक से हमने दरख्वास्त की कि वो अपने कर्ज़ों को थोड़ा सा डिले कर दें, थोड़ा उसमें हमें टाइम दे दें, तो अब उसको करने के लिए, उनकी पेमेंट्स को करने के लिए फिर हमें मजीद किन तैयारियों को करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पर लिए जा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये बात भी है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं IMF की, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और उसमें फिर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी ग्रोथ खासी लिमिटेड रह सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अतहर अहमद साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर साहब, उम्मीद तो ये कि आज ये $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी, कुछ ही अरसे में ये किस्तवार ये पैसे मिलने का सिलसिला शुरू भी हो जाएगा, लेकिन ये 3 साल में $7 अरब के लिए जो इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एक्सेप्ट किए हैं, उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे और इस प्रोग्राम से अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी को फौरी तौर पर क्या फ़वाइद होते हैं आपको नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमें मिल रहा है और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए कठिन मरहला है कि हमने ये इन सख्त शराइत के साथ हमने ये कबूल किया है। तो ये शराइत इतने कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है कि हमें इस पर ही बैंक करना है। तो ये हो जाए तो हमें यूँ समझ लें आप
कि मैं आई कैनॉट फोरसी कि कोई बहुत बड़ा हमें रिलीफ मिल जाएगा। हमें बस सिर्फ ये है कि हमें ज़रा सांस लेने का वक्त मिल जाएगा, और हम जो ले रहे हैं वो पिछला कर्जा देने के लिए ले रहे हैं। तो मतलब अब हमें क्या बेनिफिट इससे मिल रहा है कि पैसे आएंगे और बाहर चले जाएंगे, इसलिए कि बाहर वालों से हमने कर्जा लिया हुआ है। तो बात सिर्फ ये है कि पब्लिक को बेनिफिट क्या है। देखिए, सबसे पहला काम जो हमारी गवर्नमेंट ने करना है वो वॉर फुटिंग बेसिस पर इमीडिएटली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के प्रोग्राम को काम करना है, और उस पर हमें शिद्दत के साथ काम करना है। और इसके अलावा हमको ये चाहिए कि सीपैक के, देखिए सीपैक की हम बात करते हैं ना, तो बात करते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीपैक में हमें मिलेगा क्या? जो हमें जो चाहिए उसके लिए हमें कुछ करना है। तो हम खुद नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास लॉजिस्टिक सेक्टर ऐसा है कि जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, कि सीपैक की वजह से हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर टेक्सटाइल से ज़्यादा हमें कमा कर दे सकता है। तो हमें हर उस मुमकिनात पे काम करना चाहिए कि जिसके ज़रिए हमारे रेवेन्यू को कुछ बेहतरी आए। अतर साहब, ये एक्सपोर्ट्स में अगर हमें इजाफा करना है तो उसके लिए तो हमें अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। अभी जो इस वक्त जो बिजली और गैस का जो टैरिफ है उसमें उनके लिए कहीं रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जिन्हें नॉर्मल टैक्स रिजीम में हम लेकर आए वो भी उनके लिए एक अलग मुश्किल है। तो ये अब और IMF ने जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से अलग हम पर ये लिमिटेशंस रख दी हैं, हम वो भी उसमें भी आगे कोई काम नहीं कर सकते। इन सारे हालात में हम कैसे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे जब तक इंडस्ट्री हमारी ग्रो नहीं कर सकेगी? यही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। ये पैसा बाहर से आ रहा है, हमारे पास बाहर जाने के लिए आ रहा है, इसलिए कि हमने इनसे लिया हुआ है और उनको देना है। तो हमारे पास, हम तो दरमियान में बैठे हैं, हम एक हाथ से ले रहे हैं एक हाथ से दे रहे हैं। और ये काम में हमारे लिए कोई क्या बेनिफिट है? तो इस बेनिफिट के लिए हमें अपने रिसोर्सेज से करना है। अब अपने रिसोर्सेज में हमारे पास ये सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है आजकल, जो पूरे कारोबारी बरादरी के साथ चल रहा है, और FPCCI ने तो बहुत आगे इस पर कदम उठाया हुआ है कि हमें IPPs के करना है। हमारे पास डैम बनाने का पैसा नहीं है, हमारे पास इसका पैसा नहीं है, लेकिन हम IPPs को अरबों रुपए साल के दे रहे हैं। तो मतलब वो किस चीज़ के दे रहे हैं? बनाने की कैपेसिटी के चार्जेस दे रहे हैं। तो मतलब हमको मिल क्या रहा है उस पैसे के अगेंस्ट? हमें मिल कुछ भी नहीं रहा। दे किस लिए रहे हैं? दे रहे हैं हम रिलीफ के लिए। तो मतलब हम किसको दे रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रहा है? और जिसको दे रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो जिसको दे रहे हैं वो अपनी जेब में डाल रहा है, तो वो तो उसके बाद जा रहे हैं। हम उसको कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि उनके साथ एग्रीमेंट हमने किए हैं। तो अब हम कॉर्नर हो गए एक तरीके से, कि हमारे पास बिजली का टैरिफ बुलंदियों को छू रहा है, गैस का टैरिफ बुलंदियों को छू रहा है। अब इसकी वजह से हमारे पास ये हमारे शिपिंग कितनी महंगी हो गई है अभी। पहले जो हमारी चीज़ मतलब यूँ समझ लें कि 1000 रुपये में जाती थी, अब वो चीज़ 4000 रुपये में जा रही है। तो अब जो हमारी जो C&F वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाएगी, और इसके साथ अटैचमेंट जो है वो ड्यूटी का भी है। जब C&F वैल्यू बढ़ती है तो ड्यूटी बढ़ती है, ड्यूटी बढ़ती है तो एंड यूज़र के लिए कीमत बढ़ती है, और जब एंड यूज़र के लिए कीमत बढ़ती है तो एंड यूज़र को आसपास देखना पड़ता है कि अभी कोई और मुल्क से हमें मिल जाए। तो हमारी एक्सपोर्ट बजाय इसके कि ऊपर की तरफ जाने के नीचे की तरफ जाएगी। हमारे पास कौन सा ऐसा सेक्टर है जो एक्सपोर्ट्स के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है? ऐसे मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी पर इल्ज़ाम क्या दूं, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। कौन सा इदारा है जो जिसने जेन्युइनली एक्सपोर्ट्स के बढ़ाने के लिए काम किया है और उसका क्या आउटपुट है? बढ़ाने की क्लेम हर कोई कर रहा है, लेकिन ये बताइए कि टेंजिबल क्या आपको रिजल्ट नजर आ रहा है? बड़े से बड़े रिलेवेंट इदारों का अब मैं नाम नहीं ले रहा, सबको मालूम है। ठीक है, तो क्या होता है? तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए वॉर फुटिंग पे कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे पास अपना पैसा कोई बाहर से आए जो हमारे लिए हो। ये IMF का पैसा हमारे लिए नहीं है। टू बी वेरी बहुत बहुत शुक्रिया अतर अहमद साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे, और कुछ ऐसे इक़दाम उठाने हैं इस वक्त हुकूमत को कि फौरी तौर पर कम से कम कोई रिलीफ इस वक्त लोगों को मिलता नजर आए। स्टॉक मार्केट इस वक्त हमारी बड़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, और एक बार फिर हमने देखा कि किस तरह 82,000 के इंडेक्स को आज एक बार फिर अबूर किया गया, और जो पिछले दिनों में 2 दिनों में जो थोड़ी बहुत करेक्शन नजर आई थी वो आज एक बार फिर रिकवरी के और पॉजिटिव मोड में दाखिल हो गई। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हम एक सीसॉ वाला गेम देख रहे हैं कि 2 रोज़ हम देखते हैं मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाती है, फिर 2 दिन कुछ करेक्शन आती है, फिर आज दोबारा 82,000 से अबव मार्केट हमें नजर आई है। तो ये अप एंड डाउन मुस्तकिल बुनियादों पर यह सिलसिला क्यों चल रहा है?
देखिए, आई थिंक कि इस वक्त तो जो मार्केट के अंदर तेजी है उसकी बेसिक रीजन ये है कि आईएमएफ का अप्रूवल जो है वो इसी माह जो है वो आ रहा है। आज सितंबर 25 है, आज बोर्ड की मीटिंग है और आज ही होपफुली जो है इमिनेंट है कि आईएमएफ का बोर्ड जो है वो अप्रूव करेगा पाकिस्तान के $7 बिलियन के लोन प्रोग्राम को। तो आई थिंक कि इस पर जो है वो काफी तवक्कुआत है कि आज रात को अच्छी खबर मिलने वाली है। तो इन्वेस्टर्स ने रिकॉर्ड हाई पे मार्केट को दोबारा एक बार ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया। अच्छा, और ऐसा अब ये अगर ज़ाहिर रात में ये मंजूरी हो भी जाती है, कल ये सबसे बड़ी हेडलाइन होती है, तो कल फिर मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन होगी? ये एक और ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा सकती है? 83,000 का वो फिगर जो अभी तक नहीं अचीवेबल था, या शायद उससे भी ऊपर, ये इस तरह की तवक्को फिर हम रख सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये 13% तक आ गई हैं, जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं ये 10 ईयर वाले, और ये सारे आई थिंक कि जो इस वक्त पॉलिसी रेट है वो 17.5% है, बॉन्ड यील्ड्स 13% है, तो जाहिर है 4.5% तक देयर आर गुड चांसेस के पॉलिसी रेट के अंदर कमी होती रहेगी। 7% इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है माह सितंबर की, जो कि एक्सपेक्टेशन है उसकी। तो आई थिंक ये भी एक मेजर रीजन है। इन्फ्लेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो फंड्स हैं वो फ्लो इन होते हैं बॉन्ड मार्केट से। और ऐसा अब ये ग्रोथ जो है ये कितनी लॉन्ग टर्म रहेगी? ये आज ग्रोथ हमें नजर आई है, अगर ये अच्छी खबर रात में आती है कल भी ये ग्रोथ रहेगी, ये सिर्फ ये इस हफ्ते तक है, या फिर ये परमानेंट बेसिस पर अब ये रहेगी कि इंडेक्स 83,000 के अराउंड हमें नजर आता रहेगा अगर आज ये $7 अरब की मंजूरी हो जाती है? देखिए, होपफुली ये तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 100,000 मार्केट क्रॉस करेगी, और उसकी रीजन यही है कि पॉलिसी रेट रफ्ता रफ्ता 17.5% से सिंगल डिजिट की तरफ आना शुरू होगा, जिस तरह से इन्फ्लेशन आना शुरू हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका डायरेक्शन काफी एग्रेसिवली बढ़ेगा जब हमारा आईएमएफ प्रोग्राम अप्रूव होगा इंशाल्लाह आज रात। जाहिर ग्रेजुअली जो है मार्केट तेजी की तरफ जो है वो जाती रहेगी, प्रोवाइडेड हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और सिक्योरिटी जो अनरेस्ट कंट्री के अंदर रहता है, अगर वो सब कंट्रोल में रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट जो है अपने पॉजिटिव मोमेंटम को कैरी करे। और ऐसा ओवरऑल हमारे इंडिकेटर्स भी इस वक्त खासे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ये प्रोग्राम भी अगर हमें मिल जाता है, स्टॉक मार्केट भी इस वक्त एक पॉजिटिव जोन में, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो अभी भी नहीं बहुत बेहतर परफॉर्म कर पा रहे और शायद मेजॉरिटी में वो मौजूद हैं। तो ये उन डेड सेक्टर्स को उठाने के लिए क्या कुछ ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है? कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप तजवीज़ कर सकें कि ये ओवरऑल हमें सारे सेक्टर्स ही परफॉर्म करते हुए नजर आए? देखें, ये काफी डिफिकल्ट होता है किसी भी इकोनॉमी में कि एक वक्त में सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म करें, क्योंकि जाहिर है कमोडिटी प्राइसेस जब गिरती हैं तो ऑयल सेक्टर में प्रेशर आता है, बट बैंकिंग सेक्टर में यूजुअली जो फंड्स होते हैं वो चूंकि कलेक्शन बेहतर होती है टैक्स की, तो बैंकिंग सेक्टर इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहा है, रिकॉर्ड डिपॉजिट्स हैं। ऑयल सेक्टर आउट परफॉर्म इसलिए कर रहा है कि ऑयल प्राइसेस स्टिल हायर साइड, बट जाहिर है $108-110 नहीं है जो इससे पहले होती थी। बट शुगर सेक्टर जाहिर है अब एक्सपोर्ट्स की उसको अलाउंस मिल गई है। फिर फर्टिलाइजर आप देखें तो वहां पर भी जो ग्रोथ है वो पेंडिंग नजर आ रही है, क्योंकि ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस फिर दोबारा बढ़ रही हैं। सीमेंट सेक्टर ऑफ कोर्स जो है हम देखेंगे लेवरेज कॉस्ट कम होती है तो वहां पर भी जो है अर्निंग्स इंप्रूव होंगी। तो एक वक्त में सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म नहीं करते। हायर लेवरेज कॉस्ट होती है तो बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, कम लेवरेज कॉस्ट होती है तो सीमेंट सेक्टर आउट परफॉर्म करता है। तो वी कैन रियली से कि सारे सेक्टर्स एक साथ मुस्बत डायरेक्शन लेंगे। इस वक्त हम आईपीपीज को देख रहे हैं कि उनकी जो प्राइसिंग है उसके अंदर कटौती हो रही है, तो जाहिर है उसके अंदर आईपीपीज में प्रेशर लास्ट 2-3 वर्किंग डेज से नजर आया था। बट इवेंचुअली जो है वो हमें देखना है कि जो सरगर्मी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इम्प्रूव करे। जीडीपी ग्रोथ रेट 2% से हमारा 6% तक जाए, जिस तरह से इंडिया में है। और ऐसा अभी हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पर नहीं है। अगर वो इन केस आने वाले दिनों में थोड़ा सा ऊपर जाती हैं तो उसके भी फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स मार्केट पर क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त तो मुस्बत बातें इस तरह से भी हैं कि ऑयल प्राइसेस में कटौती जो हुई है लोकली भी हुई है, और इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर जो करेक्शन है $3 बिलियन पाकिस्तान के मजीद सेफ होंगे। तो आई थिंक कि जो हमारा बजट डेफिसिट था, ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसके अंदर $6 बिलियन तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 6 से कट डाउन होकर $2-3 बिलियन पे रह जाएगा जो ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी आई है। तो जिसको इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा प्रोग्रेसिवली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और इकोनॉमिक आउटलुक काफी इंप्रूव हुआ है, जबकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी आई है, क्योंकि इंपोर्ट्स हम करते हैं ज्यादातर ऑयल प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर जो है उसकी पेमेंट्स हैं वो हमें रिलेटिवली कम देनी है। तो आई थिंक कि सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो फेवर में जा रहे हैं। रेमिटेंसेज आप पे एक्सपोर्ट 14% बढ़ गई हैं। इसके साथ आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली आना शुरू होगी जब आईएमएफ का प्रोग्राम अप्रूव होगा। एडीबी $2 बिलियन का कमिटमेंट किया है, पर एनम के हिसाब से $8 बिलियन वहां से मिलेंगे। तो आई थिंक वी आर हेल्पिंग रूपी स्टेबलाइज विद ऑल दिस सपोर्ट।
इवेंचुअली जो है इकोनॉमिक आउटलुक और इम्प्रूव हो। और लास्ट क्वेश्चन एहसन साहब के एक नए इन्वेस्टर के लिए, लोकल नए इन्वेस्टर के लिए इस वक्त ये कितना बेहतरीन टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जो कि इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर मौजूद है? देखिए, आई थिंक हाई डिविडेंड जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट जो है वो काफी ज्यादा पावर सेक्टर में प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में भी कर रही है, बैंकिंग सेक्टर का भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो यही इन्वेस्टर अगर फोकस रखे इन 3 सेक्टर्स के अंदर तो आई थिंक इवेंचुअली काफी गेन जो है वो अभी मुतवक्के है मार्केट के। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब, एमडी एंड सीईओ आरिफ हबीब कमोडिटीज हमारे साथ मौजूद। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला मजीद कितनी स्टेबिलिटी के साथ बरकरार रहता है और 6 फिगर्स के इंडेक्स में मार्केट कब तक दाखिल हो पाती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।